जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फुल में। दोस्तों, आप में से वो कैंडिडेट्स जो कि रेली भर्ती से इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इंडियन आर्मी भर्ती में होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में मेडिकल में होने वाले हर टेस्ट को विस्तार से बताया जाएगा, जैसे कि मेडिकल में आंखों का टेस्ट कैसे होता है, दांतों का टेस्ट कैसे होता है, बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स का चेकअप कैसे होता है, और साथ ही क्या फ्रैक्चर और ऑपरेशन वाले कैंडिडेट्स भी इंडियन आर्मी का मेडिकल टेस्ट क्लियर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द लर्निंग फुल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेडिकल में आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स चेक किए जाएंगे, इनके बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करके जाना है और मेडिकल में आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहना है। आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। दोस्तों, अगर आपको आर्मी में होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेडिकल का लेटेस्ट पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं आई टेस्ट के बारे में। आप में से बहुत से लोगों के मन में इंडियन आर्मी में होने वाले आंखों के मेडिकल को लेकर बहुत से सवाल होंगे, जैसे कि आई साइट कितनी होनी चाहिए, मेडिकल में चश्मा अलाउ है या नहीं है, आंखों की सर्जरी अलाउ है या फिर नहीं है। इसी तरह के आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ हम कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको आंखों के मेडिकल के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमने इसका डिटेल वीडियो अलग से बना रखा है और इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आंखों की सर्जरी के बारे में कि सर्जरी अलाउ है या नहीं है। तो आपको बता दें कि आपने अगर आंखों की किसी भी तरह की लेसिक या इसके समकक्ष कोई सर्जरी करा रखी है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग है तो भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कलर विजन टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज में छोटे छोटे डॉट्स से सर्कल बने हुए हैं और इन सर्कल्स के बीच में कुछ नंबर्स और पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको पहचानने होते हैं। अगर आपको कलर विजन की समस्या नहीं है तो आप इन नंबर्स या पैटर्न्स को आसानी से पढ़ या समझ पाओगे, और अगर आप ये नंबर्स या फिर ये जो पैटर्न्स है अगर नहीं पढ़ पाते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाता है, बिकॉज आपको कलर विजन की समस्या है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपकी आंखों की आई साइट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सोल्जर जीडी, सोल्जर ग्रेनेडियर, सोल्जर ड्राइवर या फिर इसके समकक्ष पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी विदाउट करेक्शन यानी बिना चश्मे के आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। और अगर आप सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर एसकेटी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या फिर इसके समकक्ष आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी आई साइट विदाउट करेक्शन यानी कि बिना चश्मे के आपकी आई साइट 6/36 होनी चाहिए, और विद करेक्शन यानी कि चश्मे के साथ आपकी आई साइट 6/6 होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी आई साइट। इसके अलावा दोस्तों, आपकी आंखों का पेंसिल या पेन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में आपकी आंखों का भैंगापन टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको पेन या पेंसिल की नोक को फोकस करने के लिए कहा जाता है और फिर आपको पेंसिल की मूवमेंट के साथ साथ आंखों के अंदर वाले काले भाग को लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन मूव करना होता है, जिससे वो पता लगा पाते हैं कि आपके आंखों में कहीं भैंगापन की समस्या तो नहीं है। अगर आपको ये समस्या होती है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया आपकी आंखों का टेस्ट। अब हम बात करेंगे आपके मेडिकल में होने वाले नाक के टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, जो मेडिकल में अलाउ नहीं किया जाता है और आपको टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें तो आप इसके ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और इस ऑपरेशन में केवल 1 से 2 घंटे का समय लगता है और इसको रिकवर होने में 2 दिन से 4 सप्ताह का समय लगता है। इसके अलावा अगर आपको नेजल पॉलिप्स यानी नाक का मांस बढ़ा हुआ हो तो इस वजह से भी टेम्पररी रिजेक्शन या अनफिट भी किया जा सकता है आपको। तो ये हो गया आपका नाक का टेस्ट। अब हम बात करेंगे आपके मेडिकल में होने वाले कान के टेस्ट के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपने कानों की अच्छे से सफाई करवा कर ही जाएं। कानों में किसी भी तरह का कचरा या वैक्स नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कान बहने की समस्या भी नहीं होनी चाहिए और साथ ही कान के पर्दे में छेद नहीं हो और आपकी सुनने की क्षमता सामान्य होनी जरूरी है। तो ये हो गया आपके कान का टेस्ट।
बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपका मेडिकल में होने वाले दांतों के टेस्ट के बारे में। दांतों के मेडिकल के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि किसी भी सामान्य आदमी के टोटल 22 डेंटल पॉइंट होते हैं और मेडिकल में पास होने के लिए आपके 22 में से केवल 14 पॉइंट होने चाहिए। और ये डेंटल पॉइंट कैसे काउंट किए जाते हैं इसका सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करवा कर जाएं। और आपको बता दें कि अगर आपको पायरिया यानी मसूड़ों से खून आने की समस्या है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में ज्यादा गैप है या फिर दांत टेढ़े मेढ़े हैं ज्यादा, या आपके दांत ज्यादा ऊपर नीचे है, तो आपको डेंटिस्ट से ब्रेसेस लगवाकर आप अपने दांतों को नॉर्मल शेप में ला सकते हैं और मेडिकल में जाने से पहले ब्रेसेस को हटवा कर ही जाएं। लेकिन आपके दांतों में अगर गैप थोड़ा सा है या आपके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं और आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके बस यहाँ पर 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ हो तो आपको डेंटिस्ट से प्रॉपर कैपिंग करवा कर ही मेडिकल में जाना है, अदरवाइज आपको टेम्पररी रिजेक्शन दिया जा सकता है। और जिनके नकली दांत हैं वो कैंडिडेट्स फिक्स इम्प्लांटेशन करवाने के बाद ही मेडिकल में जाएं। तो ये हो गया आपका मेडिकल में होने वाला दांतों का टेस्ट। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपका एक शोल्डर दूसरे शोल्डर की तुलना में नीचे है तो इस समस्या को ड्रॉपिंग शोल्डर कहा जाता है और इसमें आपको टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चेस्ट के टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके चेस्ट का शेप नॉर्मल होना चाहिए और आपकी चेस्ट अंदर धसी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके निपल्स एक ही लेवल में होने जरूरी हैं और साथ ही मेडिकल में किसी भी तरह की फेफड़ों की सर्जरी अलाउ नहीं होती, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो ये हो गया आपका मेडिकल में होने वाला चेस्ट का टेस्ट। अब बात करेंगे कि अगर आपके एक हाथ या पैर में सामान्य से ज्यादा उंगलियां या फिर अंगूठे हैं तो क्या आपको परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि अगर आपको ऐसी समस्या है तो बिल्कुल आपको परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है। दोस्तों, इस समस्या को पॉलीडेक्टिली कहा जाता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका कभी फ्रैक्चर या ऑपरेशन हुआ हो तो क्या आप मेडिकल में अलाउ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्चर के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि आपके बॉडी के किसी भी जॉइंट में फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको अनफिट कर दिया जाता है, चाहे आपने ऑपरेशन ही करवा रखा हो। जॉइंट्स के अलावा अगर आपके बॉडी में कहीं और फ्रैक्चर हो रखा है तो ऑपरेशन करवाने के बाद मेडिकल में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके उस ऑपरेशन या सर्जरी को कम से कम 6 महीने पूरे हो चुके हों। और ध्यान रहे कि आपके बॉडी के जिस पार्ट का ऑपरेशन हुआ हो उस पार्ट में कोई डिफॉर्मिटी या कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और वो पार्ट सामान्य रूप से काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने फ्रैक्चर के अलावा किसी दूसरी बीमारी का ऑपरेशन या सर्जरी करवा रखी हो तो क्या आप मेडिकल में फिट हैं या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि सर्जरी सामान्यतः 2 तरीके से हो सकती है, पहली ओपन सर्जरी और दूसरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो अगर आपने कोई ओपन सर्जरी करवा रखी हो तो उस ऑपरेशन या सर्जरी को कम से कम 12 महीने पूरे हो चुके हों और ध्यान रहे कि आपकी बॉडी के जिस बीमारी का ऑपरेशन हुआ है उससे आपको अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इसका फाइनल डिसीजन मेडिकल ऑफिसर पर ही निर्भर करेगा। और दोस्तों, अगर आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा रखी है तो उस ऑपरेशन या सर्जरी को कम से कम 12 सप्ताह पूरे हो चुके हों और ध्यान रहे कि आपकी बॉडी के जिस बीमारी का ऑपरेशन हुआ है उससे आपको अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और इसमें भी फाइनल डिसीजन मेडिकल ऑफिसर पर ही निर्भर करेगा। इन सब के अलावा अगर आपने कोई अदर सर्जरी या ऑपरेशन करवा रखा है तो उस ऑपरेशन या सर्जरी को भी कम से कम 12 सप्ताह का समय पूरा हो चुका हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि फ्रैक्चर एंड ऑपरेशन का डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी हथेलियों में ज्यादा पसीना आने की समस्या है। तो क्या ऐसे कैंडिडेट्स मेडिकल में फिट होंगे या नहीं, और साथ ही बात करेंगे कि आप इस समस्या से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यह एक मेडिकल समस्या है और इसके लक्षण को हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है और अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पसीना हमेशा सॉफ्ट स्किन से ज्यादा आता है और जो हथेली की स्किन होती है वो शरीर की दूसरी त्वचा के मुकाबले ज्यादा सख्त होती है, जिससे हाथों में पसीना कम आता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स घर में काम नहीं करते हैं, फिर कम काम करते हैं या हार्डवर्क नहीं करते हैं, तो उनकी हथेली की स्किन सॉफ्ट हो जाती है, जिससे उनको हथेली में ज्यादा पसीना आने की समस्या हो जाती है। अगर बात करें इसके उपचार की तो सबसे पहले तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लें।
इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे आप बेकिंग सोडा, टैल्कम पाउडर, गुलाब जल या एंटी स्वेट लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि स्वेटी पाम्स वाले कैंडिडेट्स को किन कारणों की वजह से अनफिट कर दिया जाता है और साथ ही इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका स्वेटी पाम टेस्ट। अब हम बात करेंगे मेडिकल में होने वाले कैरिंग एंगल टेस्ट के बारे में। दोस्तों, ये एक मेजर प्रॉब्लम है और इसकी वजह से काफी कैंडिडेट्स को टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कैरिंग एंगल होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे। इस इमेज में आपके हैंड और आपके फोरआर्म के एल्बो जॉइंट में डेविएशन हो रहा है, उसे ही कैरिंग एंगल कहते हैं। अगर जॉइंट का डेविएशन 5 से 15 डिग्री के बीच होता है तो उसे नॉर्मल कैरिंग एंगल माना जाता है, लेकिन अगर जॉइंट्स का डेविएशन 15 डिग्री से ज्यादा है तो उसे क्यूबिटस वैल्गस कहा जाता है, और अगर जॉइंट का डेविएशन 5 डिग्री से कम होता है तो उसे क्यूबिटस वेरस कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको क्यूबिटस वैल्गस या फिर क्यूबिटस वेरस है तो आपको मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैरिंग एंगल होता क्यों है। ज्यादातर ये समस्या दुबले पतले लोगों में होती है। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो ऐसे स्पोर्ट्स ज्यादा खेलते हैं जिसमें हैंड का मूवमेंट ज्यादा होता है, जैसे टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या फिर बैडमिंटन, तो इससे आपको कैरिंग एंगल होने की समस्या हो सकती है। तो आइए अब समझते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में कैरिंग एंगल अलाउ क्यों नहीं है। तो आपको बता दें कि अगर आपको कैरिंग एंगल की प्रॉब्लम है तो आपको भारी वजन उठाकर चलने में दिक्कत होती है। इसके अलावा आपको रनिंग करते वक्त आपके एल्बो और आपके हिप्स का इंटरेक्शन होता है, जिससे आपको रनिंग करने में दिक्कत होती है। साथ ही दोस्तों, आपको फायरिंग करते समय टारगेट को एम करते वक्त दिक्कत होती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से कैरिंग एंगल वाले कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी में नहीं लिया जाता है। अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा आप योगा करके भी कैरिंग एंगल को नॉर्मल कर सकते हैं, और अगर आप दुबले पतले हैं तो रनिंग को अवॉइड करें और आप जिम ज्वाइन करके अच्छी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें। इससे आपको मसल गेन करने में आसानी रहेगी, जिससे कैरिंग एंगल की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कैरिंग एंगल टेस्ट। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की टैटू पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप किसी ट्राइबल एरिया की किसी ट्राइबल कम्युनिटी SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी बॉडी पर अगर कहीं भी टैटू है तो वो अलाउ होगा, लेकिन ध्यान रहे कि वो टैटू ऑफेंसिव या अश्लील नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आपको मेडिकल में अपनी ट्राइबल कम्युनिटी का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, जो कि तहसील या जिले के DC या फिर DM या SDM से सर्टिफाइड हो, या आपकी ट्राइब के चेयरमैन या सेक्रेटरी द्वारा सर्टिफाइड हो। और अगर आप नॉन ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो अब आप स्क्रीन पर इमेज A देख पा रहे होंगे। इस इमेज में आपके हाथ का जो अंदर का हिस्सा है, जो कि नंबर 1 से 3 तक है, यानी कि आपकी कोहनी से लेकर कलाई तक, अगर इस जगह पर आपके किसी भी हाथ पर टैटू हो तो वो अलाउ होगा। और अगर नंबर 4 से लेकर 6 के बीच, यानी कि आपकी हथेली में अगर कोई टैटू है तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इमेज B के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हथेली के पीछे का हिस्सा, यानी कि नंबर 2 से 3 तक, इस जगह पर आपके किसी भी हाथ पर टैटू हो तो वो अलाउ होगा, लेकिन ध्यान रहे कि वो टैटू ऑफेंसिव या अभद्र या फिर अश्लील नहीं होना चाहिए, और साथ ही टैटू की साइज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि इन एरिया के अलावा आपकी बॉडी पर और कहीं पर भी अगर टैटू है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा और आपको अनफिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि टैटू पॉलिसी के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लैट फुट टेस्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको फ्लैट फुट की समस्या है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि फ्लैट फुट होता क्या है। तो दोस्तों, इमेज A के अंदर पैर के पंजे के नीचे का जो कर्व गैप बन रहा है, अगर आपके भी ऐसा गैप बनता है तो आपको फ्लैट फुट की समस्या नहीं है, और अगर आपके पंजे के नीचे कर्व गैप नहीं बनता है तो आपको फ्लैट फुट की समस्या है, जैसा कि आप इमेज B में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि किन कारणों से फ्लैट फुट की समस्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण है आपका मोटापा। मोटापे की वजह से आपकी पूरी बॉडी का वेट पैरों पर गिरता है, जिससे आपके पंजों पर दबाव बढ़ता है, जिससे धीरे धीरे आपके पंजे नीचे से फ्लैट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्यादा नंगे पांव या फिर चप्पल पहनकर घूमते हैं तो भी आपको फ्लैट फुट की समस्या हो जाती है। तो बात करते हैं कि आप फ्लैट फुट की समस्या से निजात कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा जूते पहने, और इसके अलावा इसकी बहुत सी एक्सरसाइज भी होती है जो कि आप घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया मेडिकल में होने वाला फ्लैट फुट टेस्ट। अब हम बात करेंगे मेडिकल में होने वाले नॉक नी टेस्ट के बारे में।
दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको नौकनी की समस्या है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि नौकनी होता क्या है। तो आपको बता दें कि नौकनी टेस्ट में आपको सावधान की स्थिति में खड़ा किया जाता है और आपके घुटनों के बीच का गैप जो होता है उसको चेक किया जाता है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए, जैसा कि आप इमेज बी में देख पा रहे हैं। अगर आपकी यह स्थिति बनती है तो आपको नौकनी की समस्या नहीं है। इसके अलावा आप इमेज ए और इमेज सी में भी देख पा रहे हैं कि दोनों घुटनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है या दोनों घुटनों के बीच बहुत ज्यादा गैप है, तो आपको नौकनी और बो लेग की समस्या हो सकती है। तो इस स्थिति में आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। नौकनी समस्या को दूर करने के लिए आप बहुत सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनको करने से 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वेरिकोस वेन्स टेस्ट के बारे में। आपको बता दें कि वेरिकोस वेन्स को स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर वेरिकोस का मतलब सूजा हुआ या मुड़ा हुआ या फिर लंबा खिंचा हुआ होता है, और वेन्स का मतलब होता है नसें, यानी कि ऐसी नसें जो सूजी हुई हो या मुड़ी हुई हो या फिर लंबी खिंची हुई हो, तो ऐसी नसों को वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। अगर बात करें इसके कारणों की, तो इसके जो कारण है उसमें मुख्यतः लंबे समय तक एक ही स्थिति में खड़े या फिर बैठे रहना, आपकी बढ़ती उम्र, इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनमें यह समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा आपका मोटापा या फिर आपकी आनुवंशिकता जो है वो भी एक मुख्य कारण यहाँ पर होता है। अगर बात करें इसके लक्षणों की, तो यहाँ पर नीली या गहरी बैंगनी नसें हो सकती है, पैरों में भारीपन महसूस होना, पैरों के निचले हिस्से में सूजन आना, रस्सियों की तरह दिखने वाली सूजी हुई या फिर मुड़ी हुई नसें, तो ये कुछ इसके लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ सजेस्ट करेंगे कि आप किसी अच्छे वैस्कुलर सर्जन से कंसल्ट करें और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा दोस्तों ऐसे भी बहुत से उपाय हैं जो आप घर पर कर सकते हैं और वेरिकोस वेन्स को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप वेरिकोस वेन्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आपको बता दें कि वेरिकोस वेन्स के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मेडिकल में होने वाले हर्निया टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर्निया होता क्या है। जब शरीर का कोई अंग अपनी जगह से बाहर निकल कर आ जाता है तो उस स्थिति को हर्निया कहा जाता है। सामान्यतः हर्निया का मतलब पेट के हर्निया से होता है, जिसमें पेट की दीवार में छेद होने की वजह से आंतें पेट से निकलकर बाहर आ जाती है। तो अगर आपको किसी भी तरह की हर्निया की प्रॉब्लम है तो आपको इंडियन आर्मी या अदर आर्म्ड फोर्सेज में होने वाले मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि हर्निया के ऑपरेशन या सर्जरी के बाद आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि अगर आपको इंसीजनल हर्निया है तो चाहे आपने इसका ऑपरेशन ही क्यों ना करवा रखा हो, आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे प्रकार का हर्निया है और आपने उसका ऑपरेशन या सर्जरी करवा ली है तो वहां पर सर्जरी के बाद आपके कोई घाव नहीं बनना चाहिए और आपकी बॉडी सामान्य तरीके से काम करनी चाहिए, तो मेडिकल ऑफिसर आपको फिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हर्निया के बारे में भी हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मेडिकल में होने वाले प्राइवेट पार्ट्स के चेकअप के बारे में। यहाँ आपको सबसे पहले बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके ही जाएं। दोस्तों यहाँ प्राइवेट पार्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे हम बवासीर यानी पाइल्स की। जिन कैंडिडेट्स को पाइल्स की समस्या होती है तो मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाता है, तो मेडिकल में जाने से पहले आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर ही जाएं। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स में टेस्टिकल्स यानी अंडकोश को चेक किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अंडकोश 2 ही होने चाहिए और नॉर्मल साइज के होने चाहिए, और अगर आपके दोनों अंडकोश के साइज में थोड़ा फर्क भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्यतः एक अंडकोश दूसरे अंडकोश की तुलना में थोड़ा छोटा या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके अंडकोश में पानी भरता है यानी अंडकोश वृद्धि होती है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं आपके पीनस टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि आपके पीनस का छेद सेंटर में होना चाहिए और एक ही छेद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्राइवेट पार्ट्स का टेस्ट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत से कैंडिडेट्स को स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सफेद दाग धब्बे यानी विटिलिगो, या फिर स्किन पर बहुत से फोड़े फुंसी होना, या फिर कोई अदर स्किन इन्फेक्शन जैसे कि इन्फेक्टिव एंड क्रॉनिक स्किन, सब एक्ने, एलोपेसिया, क्रॉनिक लिम्फेडेमा एक्सेट्रा। तो ऐसी कंडीशन में आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है, और अगर किसी कैंडिडेट को नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम हो तो उसका फाइनल डिसीजन मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत से कैंडिडेट्स के मन में सवाल होगा कि अगर आपके बॉडी पर कोई जलने का निशान या ऑपरेशन का निशान है या फिर जन्म से कोई निशान हो तो क्या आप मेडिकल में अनफिट है या फिर फिट है। तो आपको बता दें कि उस निशान से अगर आपकी फिजिकल फिटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको मेडिकल में अलाउ कर दिया जाता है।
लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर फाइनल डिसीजन मेडिकल ऑफिसर पर ही निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे आपके ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली 140-90 mm से ज्यादा रहता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अनफिट कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनको स्टैमरिंग यानी हकलाने की प्रॉब्लम है। तो आपको बता दें कि अगर आप कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप बोलते समय अटकते हैं, तो हो सकता है कि आपको मेडिकल ऑफिसर अलाउ कर दे, लेकिन अगर आपको हकलाने की बहुत ज्यादा समस्या है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो आपको बता दें कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हाँ, इसकी कुछ थेरेपीज होती हैं, बट आपको बता दें कि वो थेरेपीज से रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको बहुत ज्यादा हकलाने की प्रॉब्लम है तो आपको आर्म्ड फोर्सेस के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मेडिकल में होने वाले जीभ के टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी जीभ का आकार सामान्य होना चाहिए और आपको टंग टाई की समस्या नहीं होनी चाहिए। टंग टाई यानी कि जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज में देख पा रहे हैं कि अगर आपको जीभ ऊपर करने में समस्या होती है तो आपको मेडिकल में अनफिट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल में आपका यूरिन और ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन आर्मी रैली में होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है, तो आप अपना सवाल या डाउट जो भी है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल या डाउट होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में, फिजिकल टेस्ट के बारे में, आने वाली लेटेस्ट आर्मी भर्ती के बारे में, इसके अलावा जो भी नई वैकेंसीज आती हैं, ये सभी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।